नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बांगनी वनक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। कल रात इतनी बड़ी घटना हुई है जो सोची नहीं जा सकती। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में फिर से बवाल मचा। भारत ने वो किया जो आज तक कभी नहीं किया। हाफिज सईद को दे दो, इसको हम टांगेंगे। और पीओके तो घर में घुस कर लेंगे, क्योंकि मुद्दा कश्मीर का है, क्योंकि मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान भारत के रिलेशंस का है। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए कश्मीरी हिंदू अश्विनी कुमार चुंडू सर हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करते हैं। इनके जो आर्टिकल्स है सो वेल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेड होते हैं कि एकदम वायरल हो जाते हैं। इसके अलावा सर बहुत सारी अदर सोशल कामों में जुड़े रहते हैं। सर अ वेरी वार्म वेलकम। और क्या हुआ कल रात में जो अभी मीडिया में भी नहीं आया, अभी मीडिया ने स्टार्ट किया उठाना। जी सर। मैं मानता हूं भारत ने नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। शायद जिस तरह से हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, एक नई भारत की सोच, एक नया भारत का रिस्पांस जो है वो सामने आ रहा है। और अब यूएन में जो वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके जवाब में जो राइट टू रिप्लाई भारत का था, उसमें भारत ने स्पष्ट रूप से इस बार कई बातें कही। और मुझे ये स्पष्ट रूप से लगता है कि ये इस बार भारत की सोची समझी एक जो उनकी रणनीति है उसके आधार पर ये जवाब गया है। और ये जवाब जो है ये आगे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान से संबंधित, ये उनकी फाउंडेशन बन जाएगा। और पहली बार भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान को जो हमारा इलाका उनके पास है, जम्मू कश्मीर का, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वो उन्होंने अब भारत को वापस सौंपना होगा। और ये एक शर्त होगी कि भारत पाकिस्तान के साथ अगर रिश्ते संबंध ठीक करने हैं तो उनमें ये सबसे बड़ा कंडीशन होगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्यों नहीं, अब तो समय आ गया है। हमें पाकिस्तान से दो टूक इसके बारे में बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के ने जो धोखे से और जो हमला करके जम्मू कश्मीर पे ये सारा इलाका वहां कब्जे में लिया था, अब उसको छोड़ने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। और इस पर यूनाइटेड नेशंस में हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पर हैं, उन्होंने इस बात का इंतजार भी नहीं किया कि वहां पर प्रधानमंत्री आते या वहां पर भारत के विदेश मंत्री आते। वो वहां पर उन्होंने एकदम वो जिसे कहते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही जवाब दिया है और दो टूक दिया है और एकदम डंके की चोट पे दिया है। और उसमें ये बातें भी कही है। एक तो ये है कि पाक अधिकृत क्षेत्र जो है उसको वापस कर दीजिए, और साथ में ये भी कहा है कि जो आप कश्मीर के बारे में हमेशा राग अलापते रहते हो, अब आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र के बारे में यह सोचना होगा कि इसके साथ में जो क्षेत्र लद्दाख का हो या चाहे जम्मू कश्मीर का हो आपके पास में, उसको आपने भारत को सौंपना ही होगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूं, हमेशा हमारी ये नियत भी रही है, नीति भी रही है और हमारी इच्छा भी रही है कि भारत जम्मू कश्मीर के बारे में यूएन को लेकर के क्यों नहीं इस बात को उठा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो हमारा क्षेत्र है उसे वापस कर दे। और आज ये मौका आया है, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने खुलकर ये बात कही है। और इन रिस्पांस टू पाकिस्तान स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर के बारे में जो उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर इज द की इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अदरवाइज हमारे मामले जो हैं वो सुधर जाते, वो वहां पर पीस हो जाता, जैसे वो हमेशा कहते आ रहे हैं। लेकिन इस बार भारत ने इन सब बातों को पीछे छोड़ करके कहा है कि हम भी पीस चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने वो सारा इलाका भारत को वापस करना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हम इस पर कोई दूसरा विचार रखें। और साथ में भी ये भी कहा है, बड़े बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, जो वहां पर हिंदू लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं या क्रिश्चियंस रहते हैं, शिया रहते हैं, जिनको वहां पर माइनॉरिटीज कहा गया है, अल्पसंख्यक पाकिस्तान में माना जाता है, जिनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार वहां पर होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है, उनका जिनसोइड हुआ है। कुछ ही देर पहले हमने देखा कि वहां पर चर्चेस भी उन्होंने जलाए, मंदिरों को जलाया, उसको लेकर के भी उन्होंने ये बात पहली, मुझे लगता है यूएन के स्टेज पे पहली बार भारत ने इस बात को कहा है कि जी पाकिस्तान शुड कम क्लियर ऑन दिस इशू, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। और ये एक ज्वलंत विषय है। भारत ने आगे जाकर के ये भी कहना चाहिए था कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वहां पर कितने लोग, कोई लगभग 1 करोड़ के मैं करीब वहां सॉरी पर टू लोग इंटरप्ट, रहते थे। मैं वापस आना चाहूंगी क्योंकि ये पॉइंट्स हम ज्यादातर डिस्कस करते रहे मीडिया में। पर पीओके वाला पॉइंट जो है वो अभी मेरा लाइमलाइट का है, वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। इज दिस द फर्स्ट टाइम जब भारत ने यूएन के मंच पे कहा है कि हम पीओके लेंगे? सटली कहा है, बट कहा है कि पीओके हमारा है,
हम लेंगे और हमारे पास ही रहेगा। जी सर। जी, सवाल सवाल ये पैदा होता है कि इसको लेकर के जो भारत ने आज तक कहा था वो कस्टमरी जवाब होता था। इस बार कस्टमरी जवाब नहीं है, इस बार डंके की चोट पर इस बात को वहां पर कहा गया है और ठीक तरह से कहा गया है कि जो जम्मू कि पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के उस इलाके को लेकर के है कि उन्होंने उस इलाके को अब छोड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं होगा। और हम ये मानते हैं भारत में एक ओवरवेलमिंग जो इसके बारे में सोच है वो ये है कि जो वहां पर हमारा इलाका है हमने घुसकर अब जाकर के उसको लेना है। आपने सुना होगा कई जैसे राजनीतिक हलकों में या उसके अलावा सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से जो विचारवान बुद्धिजीवी तबके हैं, जब वहां पर डिस्कशन होता है, अब इस बात को लेकर के खुली बहस छुड़ी हुई है कि भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जो है, अब उसको हमने वहां से वापस लेना ही होगा। अब इसके मतलब पर्यायवाची इसका कोई सिनोनिमस नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात को बड़े अच्छे ढंग से कहना चाहता हूँ कि पीओके के लेकर के हालांकि जो हमने बात कही है उस संदर्भ में एक और बात भी वहां पर हुई है और वो ये हुई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां पर यूएन में जो उनका भाषण हुआ है उससे पहले उन्होंने ये कहा है कि दुनिया को मानना चाहिए। वहां पर एक सिंपोजियम था उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जिस तरह से अमेरिका के साथ में इसराइल के रिश्ते थे और वो उनका एक सैटेलाइट था, उसी प्रकार से पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ उसके रिश्ते हैं और चाइना जो है उसके सैटेलाइट के रूप में पाकिस्तान को स्वीकार करना चाहिए। इस पर तो पाकिस्तान के अंदर ही जो वहां की डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो जबरदस्त इसके खिलाफ में खड़ी हो गई है कि ये कैसे कहता है वो पाकिस्तान कैन नॉट बी कॉल्ड ए सैटेलाइट ऑफ चाइना एंड वी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद इसराइल। इस दृष्टि से भी पाकिस्तान में माहौल बड़ा गर्म हुआ है। और इसके अलावा जो हमने वहां पर एक बातें और भी कही हैं, एक तो माइनॉरिटीज को लेकर के पाकिस्तान में जो है उसको भी कहा है और हमने 26/11 के परपेट्रेटर्स जो उसके दोषी हैं जो अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं और जो उसके सरगना हैं जैसे हाफिज सईद वगैरह हैं जो वहां पर अभी घूम रहे हैं जिनके लिए उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है या उनको वहां पर दिखाने को तो ये है कि उनको कोई रैली वगैरह नहीं करने देते हैं, लेकिन बाकी सारे इंतजाम जो उनके लिए किए हैं उनकी सुविधा के लिए सुख के लिए किए हुए हैं। भारत ने खुलकर ये कहा है कि उन्होंने उनको जस्टिस सिस्टम में लाना होगा और भारत को सौंपना होगा। ये बात भी यूएन में हमारे जो यूएन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ये जो गहलोत जी हैं उन्होंने ये बात बड़े अच्छे ढंग से कही है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को वहां पर कहा है। फिर जो हमारा ये जो नियमित रूप से हम पाकिस्तान को ये बताते आ रहे हैं आज तक कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस बार मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा। देखिए हम पहले केवल कश्मीर कश्मीर की बात कर रहे थे, अब इस बार मैं देख रहा हूं कि भारत ने शायद अपनी नीति में बदलाव किया है। हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ में अब लद्दाख के बारे में भी बात कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब वो लद्दाख का हिस्सा नहीं है। अब वो लद्दाख जो है एक अलग से यूनियन टेरिटरी है और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान में है वो हमारे लद्दाख का हिस्सा है। इसलिए इस बात को अब बड़े अच्छे ढंग से जो ये कहना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मैं इसके लिए भी भारत सरकार को एक प्रकार से उनका साधुवाद करता हूं कि उन्होंने लद्दाख को इसके बीच में लाया है और बहुत अच्छे ढंग से इस बात को भी वहां पर रखा है। दिस इज वेरी गुड और ये एक पॉलिसी में बदलाव जो है वो दर्शाता है और एक पॉजिटिव बदलाव है। उस दृष्टि से भी ये बात रखी गई है। बाकी ये बात तो हमने कहनी ही थी और हमने ये भी कही है कि पाकिस्तान जो है जब टेररिज्म वहां जब तक वहां टेररिज्म जिंदा है, जब तक टेररिस्ट वहां जिंदा है और पाकिस्तान अपनी धरती को उन टेररिस्ट और टेररिज्म के लिए उपयोग करने के लिए खुली छूट देता है, तब तक तो किसी भी सूरत में जैसे वो पहला हमारा डॉक्ट्रिन है दैट टेरर एंड टॉक्स वुड नॉट गो टुगेदर, उस पर वो भारत कायम है। ये बात भी यूनाइटेड नेशंस में हमारे जो अश्विनी सर, वहां यहाँ पर ऑफ पर द उन्होंने रिकॉर्ड आप वहां पर मुझे एक कही है। बात बता रहे थे कि 26/11 के सरगना हाफिज सईद को भारत लेकर आएंगे, कुछ ऐसी भी बातें हुई है यूएन में 26/11 को लेकर। ये बात तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं कही है लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने परोक्ष रूप से ये बात सही कही है कि आपको जस्टिस सिस्टम में ला करके यानी क्या, यानी आपको भारत को सौंपना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि अगर वो जिम्मेदार है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो उन्होंने पाकिस्तान में नहीं किया है, वो उन्होंने भारत में किया है। जिस धरती पर उन्होंने ये सारे जो अपराध हैं, हेनस क्राइम्स है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जेनोसाइड है, जो उन्होंने ये सारा किया है टेररिज्म, वो उन्होंने भारत की धरती पर किया। अल्टीमेटली भारत को पाकिस्तान से ये उम्मीद है कि वो जब आपस में दोस्ती की बात करता है, आपस में बातचीत की बात करता है, आपस में शांति की बात करता है, तो जो बेसिक मुद्दे हैं,
जिसे कहते हैं जो रोड़े हैं, जो अभी तक इस पीस टॉक्स में आज तक बातचीत में अटके हुए हैं, उनको जब तक नहीं दूर करेंगे तब तक ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। और बड़ी सुंदर बात एक और भी हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बार जिस तरह से भारत के साथ बात करने के लिए एक प्रकार से निवेदन यूनाइटेड नेशन से किया है, वो इस बात को दर्शाता है दैट पाकिस्तान इज डिजायरस ऑफ टॉकिंग टू इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से एक माहौल बना हुआ है। और उन्होंने आगे जा करके ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन है वो इकोनॉमिकली ऐसे जोन में है जहां जो उसके चारों ओर उसके जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ जब तक दोस्ताना ताल्लुकात ना हो उसका इकोनॉमिक्स अपना जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। इट इज नॉट एन इकोनॉमिकली पैलेटेबल रीजन। तो उसके लिए भी उसको ये जरूरी उसके लिए जरूरी है कि वो हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ उनके अच्छे रिलेशन हो, उनके इकोनॉमिक रिलेशन हो। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो तरक्की भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहां पर एक और बात करना चाहता हूं, जिस तरह से भारत की सिचुएशन इंटरनेशनली पॉलिटिकल लेवल पे बदल गई है, उसमें कोई भी सरकार अब भारत में आ जाएगी, उन्होंने अब इसी लाइन को टो करना पड़ेगा जो अभी मोदी सरकार ने लाइन ली है। कई बार हमें ऐसा लगता है जब कोई चीज नई नहीं होती है तो मुझे हमें लगता है कि शायद ये एक टफ लाइन है। when you are going along that tough line for years and decades together, then it becomes the original line, then it becomes the only line. So जो इस वक्त भारत में सिचुएशन है, आपने कनाडा की सिचुएशन को देख करके समझा होगा, जो इस वक्त भारत ने कनाडा को लेकर के रुख अपनाया है। सारे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो सारा है वो सारा इसको सपोर्ट कर रहा है। मैंने तो देखा दुनिया भर में कोई भी देश भारत के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ इस मामले को लेकर के। जो हमें लेक्चर आज से कोई 8 साल पहले, 10 साल पहले देते थे ह्यूमन राइट्स के इशू पर, टेररिज्म के इशू पर या कई ऐसे इश्यूज पर, आज वो चुप करके बैठे हैं। आज वो भारत को कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। बट पाकिस्तान ने कनाडा का सपोर्ट किया। आई थिंक वो एक एक्सक्लूसिव कंट्री था जिसने जिसने कनाडा को सपोर्ट किया और बोल रहे हमारे यहाँ पे भी ये बहुत सारा किलिंग करते हैं। आई एम देखिए सॉरी, मुझे हंसी आती है जब नहीं पाकिस्तान नहीं, का आपकी मर्डर। बात सही, आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ चोर चोर बसोरे भाई। तो अब पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के उसमें जिसे कहते हैं उस दृष्टि से उसको ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान से अगर मदद ले भी लें, मान लीजिए इस इशू को लेकर के, तो कनाडा को कोई फायदा नहीं मिलने वाला इस मामले में। कनाडा को मामला इस मामले में तब फायदा मिलेगा जब G7 में या G20 में उसके जो वहां पर मेंबर्स हैं वो उसके साथ आए या वो उसकी बात करें। उस पर तो ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, जिनको वो फाइव आइज में मानते हैं, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने चुप्पी साध दी है। कनाडा में बैठ के। और आईएसआई के अब जो टॉप टॉप ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त कनाडा पहुंचे हुए हैं खालिस्तान वाले मुद्दे पर उनसे बात करने के खालिस्तान लिए। खालिस्तान इज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड आईएसआई। ये हमें पता होना चाहिए, हमेशा के लिए पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसने खालिस्तान को ऑपरेशन टोपैक के माध्यम से ये उन्होंने जो भारत में अफरा तफरी फैलानी चाहिए थी, उसने सबसे पहले कोशिश की थी कि हम पाकि ये भारत के पंजाब में ये माहौल खराब करें। और उसमें उसको एक प्रकार से मैं कहता हूं जो डिफीट उसको मिली है, उसने फिर बाद में जाकर के ये पंजाब को छेड़ना नहीं चाहा, वो कश्मीर की ओर चला गया, जम्मू कश्मीर की ओर चला गया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जहां जहां पर भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको हम खालिस्तानी एलिमेंट्स कहते हैं, आई विल नॉट कॉल देम सिख एलिमेंट्स। यहां पर हमने बिल्कुल ये अंतर समझना चाहिए। सिख कम्युनिटी बाय एंड लार्ज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज नॉट बीन इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तान, नाइदर इन इंडिया नॉर आउटसाइड इंडिया। इस बारे में हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए था, अभी भी पता होना चाहिए। लेकिन जो खालिस्तानी एलिमेंट्स कहीं पर भी है, भारत चुप करके नहीं बैठ सकता। अब जो हमारी जो नई जनरेशन है, मैंने जैसे पहले भी कहा, दे वांट कि जहां पर भी पाकिस्तान, जहां पर भी ये खालिस्तान या पाकिस्तान, इस तरह के कहीं पर भी लोग हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परोक्ष रूप से या सब ये डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं, दे वांट इंडिया टू बी एक्टिव ऑन दिस इशू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वांट। तो ये जो सोच नई डेवलप हुई है, हमारे नई जनरेशन में डेवलप हुई है, उसमें जो भारत ने जो नई लाइन ली है अब एक सुपर पावर की तरह और एक सशक्त देश की तरह। देखिए, देशों का जो सशक्त होना है वो तीन चीजों पर आधारित होता है। एक होता है डिफेंस, दूसरा होता है पॉपुलेशन, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स।
आज तीनों दृष्टियों से, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, डिफेंस हो या पॉपुलेशन हो, इन तीनों दृष्टियों से भारत आज सक्षम देश बन गया है। और इसमें अब एक और बात जुड़ गई है, एंड दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सारी दुनिया में जो डायस्पोरा है वो अब उन देशों में जाकर के वहां के नीति निर्धारण में ही नहीं, वहां के कॉमर्शियल और जी इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसीज में ही नहीं, अब तो वहां की गवर्नमेंट चलाने में और वहां की पॉलिटिकल पोजीशंस को लेकर के वो आगे आए हैं। प्रधानमंत्री जी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, कहीं कहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मंत्री बने तो हैं। इसलिए मैं मुझे लग रहा है वापस मामला बदल मुद्दे पर गया है। आना चाहूंगी। और यूनाइटेड नेशंस में जिस प्रकार से भारत ने अपना रुख ये रखा है, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, वो भी यहाँ से यूनाइटेड नेशंस के लिए रवाना हुए हैं। मुझे लगता है उन्होंने शायद आज वहां पर अपना वक्तव्य देना होगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई, उनके जाने से पहले ही वहां पर खेल की बिसात बिछ गई है, उनके लिए कालीन बिछ गए हैं। अब उन्होंने जाकर के केवल वहां पर अपने जो उनका अपना एक उम्दा तरीका है, जो उनका एक डिप्लोमेटिक स्टाइल है और सबस्टेंस है, उन्होंने उस बात को सामने रखना होगा। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया दैट यूएन issue has also come up at a right time when India is at this time playing like a global player of the international diplomacy and politics। और इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इस इंटरनेशनल डिबेट में भारत का जो इस वक्त की सिचुएशन है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, अंडर अंडर द लीडरशिप ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, मुझे ऐसा लग रहा है इतना बढ़िया माहौल आज तक नहीं था। एंड वी मस्ट गो, जिसे कहते हैं ना कि ऑल गन्स आउट, पूरा वी मस्ट गो आउट विद अवर फुल प्लानिंग एंड फुल, जो हमने आज सारा देश इस सरकार के साथ इस इशू को लेकर के हैं। और बड़ी खुशी की बात है, अश्विनी सर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक आर चीज विद और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आ गया है और चीजें जी हो रही। मैंने पिछले कुछ समय से नोटिस किया है यूनाइटेड नेशंस में हमारी महिलाओं का बोलबाला रहा है। ये है पेटल गहलोत, जी जी आईएफएस जी ऑफिसर। जी 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 जयशंकर जी के पहुंचने से पहले जो इन्होंने ताबड़तोड़ रिस्पॉन्ड दिए हैं, आई मीन इट इज मार्वलस। नारी शक्ति की ये मिसाल ये होती है, मैं नारी मैं आपको मैं पावर। आपको इसका मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं, आप देखिए हमारे जीते जी हो जाएगा। सारी दुनिया भारत से अब ये पूछेगी कि जिस प्रकार से आपने 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखा है, ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है और हम भी ऐसा करना चाहते हैं। हमें बताइए हम कैसे करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया में भारत एक पहला देश है जिसने 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान ही केवल नहीं रखा, बल्कि उसके लिए कानून बनाया। और वो सबसे बड़ी बात है, यूनानिमसली पारित हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं है। अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इक्का दुक्का उनके इश्यूज, साइड इश्यूज हो सकते हैं, but the fact of the matter is that the bill is passed and the world will also be inspired to do the same thing in their countries। I believe it will sooner or later India will be asked for guidance in this regard as well। Thank you so much, and we are really proud of Patel Gehlot, IFS officer. And this is how I see women empowerment. मुझे वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना, आधे कपड़े पहनकर या आधे कपड़े नाचकर या दारू पीकर सुट्टा पीकर, नहीं, दैट इज, वो आपकी एडिक्शन है या वो आपका लाइफस्टाइल है। ये है वुमेन एम्पावरमेंट। When you एब्सोल्युटली stand करेक्ट। for India, when you make a point, when you make your country proud, your people proud, that is women empowerment। वो होता है। सैल्यूट्स टू एनीवेज, हर, मैं थोड़ा-सा सैल्यूट्स वुमेन टू हर। वाले मुद्दे पे थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, बट येस, आज जो नहीं हुआ नहीं, अनप्रेसिडेंटेड ये था। इशू इमोशनल ही है, ये इशू इमोशनल ही है। व्हाई नॉट? क्योंकि आज तक हमने देखा है कि हमने भारत में जो नारी शक्ति है, उसको हमने पब्लिकली एक्सेप्टेंस उस प्रकार की दी नहीं थी, जिस प्रकार की देनी चाहिए थी। अब समय आ गया है, वी मस्ट गिव complete credence and complete role to the 50% of the population of India। Why not? This is the time for that, व्हाई नॉट? and ट्रू, व्हाई we नॉट? have shown to the world that this is the time, time has come for that। जी, अब बट मैं आप भी तो वापस महिला आऊँगी। ही हैं। मैं सिर्फ वापस पाकिस्तान वालों पर आऊँगी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट हम 26/11, ऑब्वियसली दैट वाज़ द 26/11 के लोगों को लेकर आएँगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीओके को डंके की चोट पर भारत को वापस करो, ये पहली बार ऑफिशियली एकदम यूएन में जाकर जिस तरीके से रखा है भारत ने, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पीछे इतने स्ट्रांगली, इतनी फोर्सफुली नहीं रखा गया है। इनफैक्ट रखा ही नहीं गया फॉर दैट मैटर।
but this is the first time and this breaks a lot of barriers. मैं आपको जी एक sir. इन्फॉर्मेशन देता हूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। ये जो अभी यूएन में हुआ है, पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है, बाद में इंडिया ने उसका जवाब दिया है। इस पर सबसे ज्यादा चर्चा इस समय पाकिस्तान में हो रही है। जो वहां पर यंगर तबका है और जो वहां पर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इसके बारे में कह रहे हैं और उनका ये मानना है कि अगर आप भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, तो पहले आपने ये मानना होगा कि भारत की जो चुनी हुई सरकार है, वो वहां पर आपने उसके साथ बात करनी होगी। और जब चुनी हुई सरकार के साथ आपने बात करनी है, तो उसके लिए जरूरी है आप अपने देश में भी चुनी हुई सरकार लाइए, नंबर वन। नंबर टू, वहां पर यह बात चल रही है कि अगर आपने उनके साथ में दोस्ती करनी है, तो आपने ये शर्त नहीं रखना होगा। वहां पर इस पर खुलकर विचार हो रहा है कि उनकी आइडियोलॉजी भारत में क्या है, जम्मू कश्मीर के प्रति या बाकी चीजों के प्रति। वहां पर जबरदस्त इस चीज पर अभी वो डिस्कशन, विमर्श शुरू हुआ है, विचार शुरू हुआ है। और मैं मानता हूं जैसे वंडरफुल थिंग हैपनिंग एट अ वंडरफुल टाइम। इस समय मैं मानता हूं हर सूरत में शायद भारत की घड़ी सचमुच में आ गई है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अच्छा जाते जाते एक चीज तो और बता दूं, मैं तो भूल ही गई सर, इतनी एक्साइटमेंट में इतनी सारी न्यूज में चीजें छूट जाती है ना, क्या करें। मैंने सुना है पाकिस्तान कैंसिल प्री वर्ल्ड कप दुबई ट्रिप ड्यू टू वीजा इशू। अब दुबई वाले भी उन्हें वीजा देने में कतरा रहे हैं सर, देखिए ना ये क्या हालात आ गए उनको, मतलब क्या दिन आ गए आज की डेट में। बट वो क्या एनीवेज, था कि वो क्या था कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों के लिए वहां जाना था। तो उनके उनके बारे में एक और भी कुछ बातें आ रही हैं। वो ये है कि उन्होंने जो इंडिया आना है, उसके लिए जो तैयारी करनी है, जो वीजा उनको मिलना है या बाकी यहाँ पर रहने का इंतजाम है, उसका भी अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है उनके लिए। बड़ी अक्यूट सिचुएशन उनकी डेवलप हुई है एंड दे वांट कि जो उनके साथ में अभी एशिया कप में हुआ है, एज द होस्ट कंट्री दे वर द होस्टिंग द एशिया कप, लेकिन उसका उनको कोई फायदा नहीं मिला है और फिर वो हार भी गए हैं। उन सब चीजों को लेकर के उनके यहाँ बड़ी इस वक्त बड़ा मामला गर्म हो गया है और वो बड़े ही डिप्रेसिंग मूड में हैं। एक प्रकार से मैं कहता हूं कि साइकोलॉजिकल सरेंडर उन्होंने एक प्रकार से किया हुआ इस मामले में। और वर्ल्ड कप को लेकर के भी उनके यहाँ अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। एनीवे, अब जो लेटेस्ट खबर अभी आ रही है कि जो हैदराबाद में उनका मैच होने वाला है, तो हैदराबाद में भारत ने फैसला किया है कि वहां पर पब्लिक को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उन दिनों कोई फेस्टिवल्स हैं। दे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, पाकिस्तान मैच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। शायद वहां पर पब्लिक को भी वो मैच देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ये एक नई डेवलपमेंट है, अभी भी ये सामने आई है। तो इसको लेकर के भी पाकिस्तान बड़ी चिंता में है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो ही गए हैं। सर बुरे दिन तो उसी दिन शुरू हो गए थे जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे सत्ता में। जी हमारे अच्छे दिन उनके बुरे दिन। जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीम मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अश्विन सर वाज वन ऑफ माय व्यूअर्स और उन्होंने मुझे मेल डाली और मुझे इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा एंड दैट्स हाउ ही हैज बिकम अ रेगुलर गेस्ट ऑन माय चैनल। आई वुड लव टू हैव more people like that. इसी के साथ please don't hesitate to write to me and put your points of views forward. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you so much. भारत माता की जय। भारत माता की जय।